आर्टिस्ट अपनी आर्ट में जितनी बारीकी से काम करता है, उस पर जितना ज़्यादा फोकस करके काम करता है, जितना ज़्यादा उस पर ध्यान देता है, उतना ही उसका आर्ट बेटर होता है। वैसे ही हम अपनी लाइफ में जहाँ भी हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, जिस भी वातावरण से एक्सपोज होती है, जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं, तो हमारी बॉडी में हम क्या ले रहे हैं, अंदर क्या जा रहा है, तो ये सब मैटर करता है, क्योंकि इसका हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैवी मेटल्स के बारे में कि ये कैसे हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। जो भारी धातुएं होती हैं, यानी कि हैवी मेटल्स, बेसिकली ये होते क्या हैं, ये वो धातु तत्व होते हैं जिनका जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो एटॉमिक मास होता है ये जल से यानी कि पानी से कम होता है। तो ऐसे धातु तत्व भारी धातुएं कहलाते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी मात्रा ही रिक्वायरमेंट होती है शरीर की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। अगर उस नॉर्मल रिक्वायरमेंट से इनकी जो मात्रा है वो अगर ज़्यादा हो रही है तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं बॉडी के लिए। तो हैवी मेटल्स कैसे हमारी बॉडी पर जो हमारे हेल्थ है उस पर अफेक्ट डालते हैं। तो जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि कैडमियम, जिंक, कॉपर, पारा, जिसको लेड यानी कि उसको सीसा भी कहते हैं, तो हेल्थ के लिए कैसे हानिकारक हो सकते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम पे प्रभाव, यानी कि जो तंत्र का तंत्र है उस पर ये कैसे प्रभाव डालते हैं। तो जो लेड होता है और मरकरी, ये मस्तिष्क और नसों को नुकसान पहुंचाता है। जो मस्तिष्क की नसें होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो ये क्या करती हैं, बच्चों में जो लेड होता है इससे आईक्यू लेवल कम हो जाता है। तो आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, जो कि बुद्धिमत्ता क्षमता को मापने का एक पैमाना होता है। इस आईक्यू पे मैंने एक वीडियो डाली है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको विजिट करना। तो लेड से बच्चों में आईक्यू कम हो जाता है, उनका जो विकास होता है, डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उनको। बेसिकली होता क्या है, उनमें कन्फ्यूज़न आने लगती है, मेंटल कन्फ्यूज़न होने लगता है। जो पारा होता है Hg, ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है, ट्यूमर्स करता है और मेमोरी लॉस भी कर सकता है। किडनी को नुकसान कैसे पहुंचाता है, ये कैडमियम और लेड जो है ये किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन होता है उसकी यूनिट, किडनी की जो यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। तो नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं, जिससे किडनी फेलियर तक का खतरा बढ़ जाता है। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो अगर वो ख़राब हुई, जैसे चिप्स का पैकेट खाते हैं या कुछ भी हम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो उसमें जो है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना सोडियम बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है सोडियम की, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर किडनी काम ना करे तो थोड़ी सी भी सॉल्ट की अगर मात्रा अधिक हो गई तो उसके लिए जो हेल्थ रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। जो आर्सेनिक और क्रोमियम होता है ये लिवर में सूजन और फाइब्रोसिस पैदा करता है। कैंसर का खतरा भी हो सकता है। आर्सेनिक, कैडमियम और क्रोमियम जो कि ऑक्सीडेटिव स्टेट 6 वाला जो होता है, ये WHO के द्वारा कार्सिनोजेनिक घोषित हो चुका है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट, यानी कि जो कैंसर कर सकते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक कहते हैं। फेफड़े, त्वचा और ब्लैडर कैंसर का भी खतरा ये बढ़ा सकते हैं। ब्लड पर कैसे प्रभाव डालते हैं, जो लेड होता है यानी कि जो इसको सीसा भी कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन को बनने से रोकता है, यानी कि उसकी प्रक्रिया को रोकता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि जो आरबीसी का काउंट होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। आरबीसी की जो लाइफ होती है उसको कम कर देता है। आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 डेज होती है, उसके बाद वो स्प्लीन में जाके उसका डैमेज होने लगता है। जो आरबीसी होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि 120 डेज के बाद तो आरबीसी को वैसे भी डिस्ट्रॉय होना है, तो इससे अच्छा है कि उसको डोनेट कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे ब्लड बनता ही है। हार्मोन और मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव डालता है। कुछ हैवी मेटल्स जो हैं एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स की तरह काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। हार्मोन असंतुलन और थायराइड की समस्याएं भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो हैवी मेटल्स होते हैं ये बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हस्तक्षेप करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन और एंजाइम। जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो अगर मान लीजिए कि जो ए है, ए से बी बनना है, तो ए से बी बनने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है मान लीजिए वो 5 घंटे है, तो 5 घंटे में हमें वो बी प्रोडक्ट मिल जाएगा।
ए से बी प्रोडक्ट बनने के लिए 5 घंटे की क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें और जल्दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंजाइम को। एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम इस रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। तो जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट हमें 5 घंटे में मिल रहा था, हो सकता है वो हमें 1 घंटे में ही रिसीव हो जाए, यानी कि बनके तैयार हो जाए। तो एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देना या फिर कम कर देना। तो यहाँ पे हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। जब भी हमारी बॉडी सेल्स को या फिर बॉडी में किसी को भी बात करनी होती है तो वो किसके द्वारा करेंगे, वो केमिकल्स के द्वारा बातचीत करते हैं। तो केमिकल्स यहाँ पे क्या है, हार्मोन केमिकल ही तो है। तो हार्मोन क्या होता है, ये केमिकल मैसेंजर होता है, ये मैसेज लेके जाएगा किसी भी ऑर्गन तक कि तुम्हें ये काम करना है। मान लीजिए कि पैनक्रियाज के पास जो पैनक्रियाटिक सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन बनाएंगी, तो यहाँ पे एक हार्मोन आएगा, वो लेके जाएगा मैसेज कि अब इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन बनाओ। तो ऐसे, तो यहाँ पे जो हार्मोन और एंजाइम होते हैं जो कि नॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे जो एंजाइम होता है ये करता क्या है, जैसे ताला और चाबी होता है, मेनली एक ताले की एक ही चाबी होगी तो वो ताला उसी से खुलेगा। वैसे ही ये जो एंजाइम है ये उसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, तो ये जो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हुआ है तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब ये जो हैवी मेटल्स हैं ये करते क्या हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या फिर इसकी जो चेन होती है, जो संरचना होती है, इसको मॉडिफाइड भी कर सकता है। तो इसकी जो प्रोटीन है उसका जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको मॉडिफाई कर देगा, यानी कि इसको रूपांतरित कर देगा, इसका रूप चेंज कर देगा। तो हैवी मेटल्स कुछ ऐसा करते हैं, जैसे एंजाइम का या तो वो स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे या तो उसकी जो एक्टिव साइट होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ऐसे ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ये नॉर्मल एक्टिविटी में हस्तक्षेप करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हड्डियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। कैडमियम जो होता है ये हड्डियों को कमज़ोर करता है। इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव होता है, ये इम्यून सेल्स की जो संख्या होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये बाधित होती है और कार्यक्षमता घटाते हैं, तो इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो लेड होता है, ये लेड करता क्या है, लेड ब्लॉक करता है हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो एंजाइम होते हैं। हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो एंजाइम होता है, ये जो लेड है ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब लेड उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा तो हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया होगा। जो पारा होता है यानी कि Hg, ये सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ बन जाता है और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे कुछ बनना हो जैसे प्रोटीन बनना या फिर कुछ टूटना हो, प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में, तो कुछ भी बनना और कुछ भी टूटना ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। तो ये जो Hg यानी कि जो पारा होता है ये सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ बाइंड कर लेता है, इसको बांध लेता है, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रभावित होता है। क्योंकि प्रोटीन्स में जो एक्टिव ग्रुप होगा, मान लीजिए कोई प्रोटीन है जो कि एक रिएक्शन करना चाहता है, तो उस में जो एक्टिव कंपाउंड होगा, उसका जो एक्टिव साइट होगी वो सल्फाइड्रल ग्रुप है, और ये जो मरकरी है ये इसको बाइंड कर रहा है, तो वो जो साइट है ये फ्री नहीं है किसी भी और एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए, तो वो जो रिएक्शन यहाँ पे होनी थी वो स्टॉप हो जाएगी। आर्सेनिक क्या करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है और यहाँ पे ATGC ये सीक्वेंस चला आ रहा है और यहाँ पे T बाइंड नहीं होना था, यहाँ पे C बाइंड होना था और C की जगह T बाइंड हो चुका है, तो इसको रिपेयर करा जाएगा। तो उस डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को आर्सेनिक जो है वो बाधित करता है, तो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है, तो डीएनए रिपेयरिंग में ये बाधा उत्पन्न करता है। जो क्रोमियम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है डीएनए को। डीएनए ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे म्यूटेशन का खतरा और कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है। जो
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जानना ज़रूरी है कि 6th वाला है, क्योंकि जो क्रोमियम है या फिर कोई भी मेटल है तो जो हैवी मेटल्स है मेनली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग होती हैं। तो जो हैवी मेटल्स होती हैं शरीर में एंजाइम को रोककर डीएनए को नुकसान पहुंचाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं उनको बढ़ाती हैं। तो आई होप आप लोगों को हैवी मेटल्स पे ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक